आइए देखते हैं एक्सरे और अवशोषित पदार्थों के परमाणुओं के बीच 5 प्रकार की अंतःक्रिया हो सकती है। क्या है एक्सरे? ये समझना जी अंतःक्रिया क्या है। ये अंतःक्रिया क्या है? एक्सरे और अवशोषित पदार्थों के परमाणुओं के बीच 5 प्रकार की अंतःक्रिया हो सकती हैं। कौन कौन सी 5 प्रकार की अंतःक्रिया हो सकती हैं? ये हो सकती है, फर्स्ट नंबर पे दी है कोहेरेंट, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे जी है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। थर्ड नंबर पे दी है जी कॉम्पटन। फोर्थ नंबर पे दी है पेयर प्रोडक्शन। और फिफ्थ नंबर पे दी है फोटो डायसेंटिग्रेशन, ठीक है ना। कोहेरेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, कॉम्पटन, पेयर प्रोडक्शन और फोटो डाइसेंटिग्रेशन, ठीक है ना। अब ये 5 प्रकार की, क्या ये समझना है कि एक्सरे और अवशोषित पदार्थों, ये अवशोषित पदार्थ मतलब जो एक्सरे का अवशोषण करेंगे, एक्सरे और अवशोषित पदार्थों के परमाणुओं के बीच 5 प्रकार की अंतःक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो पहला अपन देख रहे हैं कोहेरेंट स्कैटर। कोहेरेंट स्कैटर क्या है? एक्चुअली में समझना क्या है कि हमने जो देखा था एक्सरे ट्यूब में, क्या देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं तो जो क्या होते हैं, ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चार्ज देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन केंद्र के पास होता है वह इंटरेक्ट हो जाता है केंद्र से। तो इलेक्ट्रॉन में जो ऋणायन होता है और जो प्रोटॉन में धनायन होता है, दोनों के संयोग से क्या बनती है, रेडिएशन बनती है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ स्कैटरिंग हो रही है कि किस तरीके से, कितने प्रकार से रेडिएशन, अब रेडिएशन बनी, रेडिएशन निकलने के बाद क्या प्रक्रिया होती है। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग देखते हैं अपन क्या हो रहा है। इस घटना में हो रही है यह अंतःक्रिया मुख्य रूप से कम ऊर्जा के नैदानिक के साथ होती है। कम ऊर्जा के नैदानिक मतलब जहाँ कम ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये वहाँ नैदानिक के साथ होती है। जैसे मेमोग्राफी, मेमोग्राफी में 15 से 30 केईवी उपयोग किया जाता है, ठीक ना। 15 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज उपयोग किया जाता है। मेमोग्राफी में यह क्रिया होती है। यह स्कैटर्ड रेडिएशन देता है, स्कैटर्ड रेडिएशन देता है जो फिल्म फॉग बनाता है। क्या बनाता है? फिल्म फॉग बनाता है। स्कैटर्ड रेडिएशन क्या बनाता है? फिल्म फॉग बनाता है। जैसा कि हमने देखा कि जब हम ग्रिड का प्रयोग करते हैं, तो ग्रिड का प्रयोग क्यों करते हैं? स्कैटर्ड रेडिएशन से बचना। स्कैटर्ड रेडिएशन अगर नहीं रहेगा तो फिल्म फॉग नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं आएगी और क्लियर एक्सरे आएगा, ठीक ना। तो स्कैटर्ड रेडिएशन क्या बनाता है? फिल्म फॉग बनाता है। तो हमने क्या देखा, कोहेरेंट स्कैटरिंग में देखना है कि यह अंतःक्रिया मुख्य रूप से कम ऊर्जा नैदानिक के साथ, नैदानिक का मतलब होता है डायग्नोस्टिक में जो हो रहा है कि यह अंतःक्रिया मुख्य रूप से कम ऊर्जा नैदानिक के साथ उपयोग किए थे। जिस एक्सरे डायग्नोस्टिक में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें यह कोहेरेंट स्कैटरिंग लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि मेमोग्राफी में 15 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। यह स्कैटर्ड रेडिएशन देता है जो फिल्म फॉग बनाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार में होता है, यह थॉमसन और रिले, दो होते हैं। थॉमसन में क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। और रिले में क्या होता है? परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं, ठीक ना। तो कोहेरेंट के बारे में हमारा ये विशेष चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन जो हमने देखा, ये है फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो रहा है? फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा से मतलब समझ रहे हैं आप कि जब एक्सरे निकल रहा है, जो रेडिएशन निकल रहा है, फोटोन ऊर्जा डायग्नोस्टिक रेंज की निचली ऊर्जा पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभावी प्रक्रिया है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा है। जैसे ही एक्सरे निकल रही है उसकी जो आपतित किरणें हैं उस पर देखते हैं। जब आपतित एक्सरे, जो एक्सरे आ रही है, जब आपतित एक्सरे फोटोन की ऊर्जा के या एल सेल के बंधन ऊर्जा से अधिक होती है।
अब ये के सेल एल सेल क्या है, ये लास्ट में हम दिखाएंगे भी के सेल एल सेल क्या होती है, भी समझे इसको कि एक्सरे फोटोन की ऊर्जा के या एल सेल के बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। किसकी? एक्सरे फोटोन की ऊर्जा किससे होगी? के या एल सेल की बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। तो यह सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराती है। किसके? सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराती है और अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देती है। कौन? फोटोन। एक्सरे फोटोन अपनी ऊर्जा किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, जिससे धनात्मक चार्ज आ जाता है, तथा विकिरण उत्सर्जित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैल्शियम जो शरीर में पाए जाने वाले किसी भी तत्व की तुलना में सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला है। ठीक है। कैल्शियम जो शरीर में पाया जाता है और किसी भी तत्व से सबसे अधिक परमाणु, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। कितना? 20 होता है। तो क्या है? कैल्शियम जो शरीर में पाए जाने वाले किसी भी तत्व की तुलना में सबसे अधिक परमाणु संख्या वाला होता है। कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। क्या देता है ये? 4 keV उत्सर्जित करता है। 4 किलो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, जो विशिष्ट विकिरण की अधिकतम ऊर्जा है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? विशिष्ट विकिरण की अधिकतम ऊर्जा कितनी है? 4 keV उत्सर्जित करता है। तो कितना हो रहा है इसका? कैल्शियम का 20। ठीक है ना? 4 keV उत्सर्जित कर रहा है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होने के कारण ही बोन्स हमको जो है एक्सरे में क्या होती है? विजुअल होती है। ठीक ना? कैसी विजुअल होती है? लाइटर विजुअल होती है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होता है। आयोडीन और बेरियम, ये दो कंट्रास्ट हैं। आयोडीन और बेरियम रेडियोलॉजी में प्रयुक्त कंट्रास्ट हैं, जो विशिष्ट विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अब देखना है आपको आयोडीन क्या है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53। ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है? 53। और 56 हो रहा है हमारा बेरियम का। बेरियम का हो रहा है ये 56। ठीक है ना? तो क्या आयोडीन और बेरियम रेडियोलॉजी में प्रयुक्त कंट्रास्ट हैं, जो विशिष्ट विकिरण उत्सर्जित करते हैं। देखते हैं क्रॉम्पटन रेडिएशन को, देखते हैं क्रॉम्पटन स्कैटरिंग को। देखते हैं क्या होता है। बिखरे हुए फोटोन की ऊर्जा आपतित एक्सरे की ऊर्जा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बीच के अंतर के बराबर होती है। कौन सी? बिखरे हुए फोटोन की ऊर्जा। क्या हो रहा है? रेडिएशन फोटोन जो निकल रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि बिखरे हुए फोटोन की ऊर्जा आपतित एक्सरे की ऊर्जा, तो आप जो आ रही है एक्सरे फोटोन्स जो आ रहे हैं, और निष्कासित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसकी ऊर्जा के बीच के अंतर के बराबर होती है। ठीक है ना? अब देखना है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को उसके बाहरी आवरण से निकालने के लिए किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की बंधन ऊर्जा लगभग शून्य होती है। ठीक है ना? अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये बात, इतनी सारी बात कही जा रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? ये पूरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है? ये प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यहाँ पे जो पॉजिटिव मार्क लिए है और एक ये न्यूट्रल मार्क लिए हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव मार्क लिए हुए हैं, जो क्या करते हैं? कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। के सेल क्या है? जो हमने पीछे देखा, के सेल एल सेल, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम है और ये एन सेल है। ठीक है ना? इनकी वैल्यू कितनी है? 2, 8, 18, 32। ठीक है। कहने का मतलब, जो के सेल और एल सेल की बात हुई थी, तो नजदीकी कौन है? के सेल है। मतलब कि इस के सेल से प्रोटॉन का संयोग जल्दी होगा और यहां से रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। तो ये हर मेटल के ऊपर है। रेडिएशन प्रोड्यूस तो कहाँ हो रहा है? क्या बोलते हैं आपका? एक्सरे ट्यूब में, जिसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जा रहा है।
और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, हायर रेडिएशन मास मिलती है। लेकिन हर मेटल की स्ट्रक्चर यही है। अब हर मेटल का स्ट्रक्चर यही है, तो इलेक्ट्रॉन जब चार्ज होगा तो क्या करेगा, वो किससे संयोग करेगा, प्रोटॉन से संयोग करेगा और विकिरण उत्पन्न होगी। किसी में कम मात्रा में होगा, किसी में ज़्यादा मात्रा में होगी। तो स्कैटरिंग जो रेडिएशन उत्पन्न हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। अब बॉन्ड्स से जो संयोग कर रहा है, तो बॉन्ड्स में हम देख रहे हैं कैल्शियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है। तो कुछ ना कुछ रेडिएशन इससे प्रोड्यूस हो रही है, तो यह स्कैटरिंग हो रही है। लेकिन इतनी लो लेवल की रेडिएशन रहती है कि वहीं की वहीं एब्जॉर्ब भी हो जाती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा क्या दे देते हैं, फैक्टर कर देते हैं, तो एक तो क्या हो जाता है, रेडिएशन निकलती है एक्सरे ट्यूब से, और दूसरी रेडिएशन कहाँ से निकलती है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन निकल रही है वो निकल रही है हमारी इन मेटलिक स्ट्रक्चर से निकल रही है। जैसे कि मान लो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो 20 है, इससे भी कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलेगी जो स्कैटर्ड रेडिएशन बनाएगी और फिल्म फॉग बनाएगी। ठीक है ना। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन किस के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल में किस तरह। अब जो आखिरी वाला था कि जो क्या बोलते हैं, लास्ट वाला था कि जिसमें क्या हो रहा था आपका, कि बंधे बहुत शून्य बंधन ऊर्जा होती है किसमें, बाहरी आवेश में इलेक्ट्रॉन की। तो ये है जो एन सेल देखें, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी ऊर्जा एकदम शून्य है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा लगभग शून्य है। कहाँ पे, यहाँ बाहरी एन सेल में, यहाँ पे शून्य है। तो यहाँ से क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहरी आवरण से निकालने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो यहाँ पे पड़ती है। बाहरी आवरण कौन सा है, ये वाला। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अंदर ले जाने के लिए यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसके पास, केंद्र के पास ले जाने के लिए। तो जो लास्ट का था, कौन सा था, क्रॉम्पटन था, वो इस नियम का पालन करता है। तो हमारा जो सिस्टम था वो क्या बोल रहा था कि एक्सरे और अवशोषित पदार्थ के परमाणुओं के बीच 5 प्रकार की अंतःक्रियाएं हो सकती हैं, जो 5 प्रकार की अंतःक्रियाएं हैं। लेकिन अभी ये हो गई 3 प्रकार की। 2 प्रकार की अंतःक्रिया क्या बोलती हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन और दूसरा होता है फोटो डाइसेंटिग्रेशन। ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं, ये दोनों डायग्नोस्टिक एक्सरे रेंज में नहीं आते हैं। ठीक है ना। 3 प्रकार की क्रियाएं जो हो रही हैं, क्या किस में हो रही हैं, डायग्नोस्टिक एक्सरे में हो रही हैं, जो कि हो जाती हैं। लेकिन ये जो 2 हैं, कौन कौन सी, पेयर प्रोडक्शन और फोटो डाइसेंटिग्रेशन, ये दोनों क्रियाएं क्या हो रही हैं, एक्सरे डायग्नोस्टिक रेंज में नहीं आते। ठीक है।